हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हम रोज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और ये सारी जो एमसीक्यूज है, जो हम सब जानते हैं इस बार प्रीलिम्स में कैसे पैटर्न चेंज हुई, तो उन नए पैटर्न पे ही सारे बेस्ड एमसीक्यूज हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं, जो कि काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है प्रीलिम्स के लिए। सो हाउ ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आप खुद से बनाने का कोशिश करें, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। और अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं, तो जो इन क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको आप टच कर पाएंगे, उन टॉपिक्स के बारे में जान पाएंगे कि कैसे अप्रोच करने हैं और कैसे बनाने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज hypertension and diabetes are the biggest causes of kidney failure। तो पहला सेंटेंस कह रहा है hypertension and diabetes are the biggest causes of kidney damage in India। Okay, let's see next sentence। Under the Transplantation of Human and Organ Tissues Act, under Transplantation of Human Organs and Tissues Act, organs can be harvested from deceased donors मतलब, और फ्रॉम लिविंग रिलेटिव्स ऑफ द रिसिपेंट्स। डिजीज डोनर्स मतलब जो डोनर्स थे जिनकी देहांत हो गई है, और फ्रॉम लिविंग रिलेटिव्स ऑफ द रिसिपेंट्स। ठीक है, आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इसमें ये कह रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन इस एक्ट के तहत आप हार्वेस्ट आप ऑर्गन्स ले सकते हैं डिजीज डोनर से और रिलेटिव्स ऑफ द रिसिपेंट। अकॉर्डिंग टू द लॉ इन इंडिया, लीवर्स, pancreas, lungs and kidneys can be harvested from लिविंग डोनर्स। तो ये कह रही है कि एज पर द लॉ, लीवर्स, पैनक्रियाज, लंग्स एंड किडनीज कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द लिविंग डोनर्स। सो तीनों सेंटेंस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज आर द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ किडनी डैमेज इन इंडिया। ये बिल्कुल सही जवाब है, सही सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, एज पर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, हाँ हम डिजीज डोनर से भी ले सकते हैं और रिलेटिव्स ऑफ द रिसिपेंट से भी ऑर्गन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी सही सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ इंडिया, लीवर, पेनक्रियाज, किडनीज कैन बी। अच्छा आप ये बताइए, लंग्स को क्या हम लिविंग डोनर से ले सकते हैं? सोचिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये बोला था। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, चारों के चारों यहाँ पे हम ले सकते हैं लिविंग डोनर से। तो हियर द आंसर विल बी डी, ऑल, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दिस वाज फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आएगा पहला ये क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory, Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory, रिसेंटली न्यूज में थी, पिछले कुछ महीने पहले। ये कहाँ पे है? इंडिया में है? बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं। आप नाम समझते हैं माउना लोआ। माउना लोआ अगर आपको पता होगा तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगर आपको ज्योग्राफी की भी नॉलेज होगी फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो द राइट आंसर, हालांकि कुछ लोग माउना लोआ सोच करके जापान को कंफ्यूज करेंगे, बट जापान नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसका सही माउना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी सही जवाब होगा, यूनाइटेड स्टेट्स। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें विच नहीं होगा, हाउ मेनी ऑफ द above statements is correct। okay, the bhakti movement started earlier and got well established first in नॉर्थ इंडिया एंड मच लेटर इन साउथ इंडिया। तो इसका कहना है कि पहले नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश हुई, उसके बाद साउथ इंडिया में स्टेब्लिश हुई। ओके, अगर आपको टाइमलाइन पता होगा तो आप इसको बता सकते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट मेनी ऑफ द पोएट्स सेंट्स वर प्रीचिंग फॉर एबोलिशिंग वर्ना सिस्टम। तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको लगा कि सही होगा। हाँ, सारे जो काफी पोएट्स और सेंट वर्ना सिस्टम के खिलाफ थे, काफी लोग एबोलिश करना चाह रहे थे वर्ना सिस्टम को। ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, which one school within the Bhakti movement was Nirguni tradition, Nirguni, according to which God was understood to universal and formless being। Okay, निर्गुण और सद्गुण थी। तो निर्गुण that is God without attributes, without, इसका अपोजिट जो सरगुण थी वो गॉड विथ एट्रीब्यूट्स। ओके,
सरगुनी ट्रेडिशन में गॉड विथ एट्रीब्यूट्स। सो ये भी सही है, ऐसा था। अब देखिए पहले सेंटेंस का देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आपको टाइम लाइन पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी अराउंड 7th सेंचुरी एडी। 7th सेंचुरी एडी, दैट इज अराउंड 7th सेंचुरी एडी। और जो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो थी अराउंड 14 टू 15 सेंचुरी एडी। 14 टू 15 सेंचुरी एडी। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के काफी बाद स्टार्ट हुई थी। तो साउथ इंडिया अर्लियर इट वाज इन साउथ इंडिया एंड लेटर गॉट एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट को अपोजिट कर दिया गया, इसमें अर्लियर नॉर्थ इंडिया बताया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इससे आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही, वन नो, only two, that is statement 2 and 3 are correct. So I hope you understood this. Now मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान, ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर आपको टाइम लाइन बेसिस में होती, टाइम लाइन ध्यान होती, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहले आप देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो कभी कभी ऐसी आती है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आप इसको ध्यान में रखें कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ना है कि करेक्ट। ठीक है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंक्लूडेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी? चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर आर्टिकल 253 पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ओके, तो अगर आपको आर्टिकल 253 पता होगी तो आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट सही है। सच में आर्टिकल 253 के थ्रू पार्लियामेंट इंप्लीमेंट कर सकती है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स को। अब देखिए पहला स्टेटमेंट को मैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। दिस वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली 1976 में ये चीज आई थी, ज्यादा न्यूज में थी। 1976 में दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड जब स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, 1976 में आया था। और इसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुई थी, ना ही कि वो ओरिजिनली थी। तो ओरिजिनली नहीं थी, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो क्योंकि स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुई थी, ना ही कि ओरिजिनली ये चीज थी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. The gravitational force of Earth holds the atmosphere around it. Okay, सही जवाब है। अगर अर्थ की जो अर्थ है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग नहीं होती तो जो एटमॉस्फेयर उसके अराउंड उसको होल्ड नहीं कर पाती, ये एस्केप कर जाता। एटमॉस्फेयर वुड हैव एस्केप्ड थ्रू मेनी विंड्स ऑन सोलर विंड्स एंड एक्सेट्रा। तो ये एटमॉस्फेयर नहीं रह पाता, पर जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सही जवाब है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है अर्थ ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड ऑन टू इट्स एटमॉस्फेयर। ये तो कह रहे की टाइप का सेंटेंस है, सही जवाब है, ये दूसरा भी सही है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 1/10 एज डेंस एज मार्स। क्या आपको सही लग रहा है? जी नहीं, इसमें गलत कर दिया गया है। इसमें होना चाहिए मार्स, नॉट अर्थ, बट मार्स एटमॉस्फेयर इज about 1/10 एज डेंस एज अर्थ। तो बस इसको अपोजिट कर दिया गया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? क्योंकि 2 स्टेटमेंट गलत है और तीसरा गलत है, तो ओनली 2 विल बी द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ कोरल्स कैन हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन सी ग्रासेस। हो सकती है फोटोसिंथेटिक एल्गी, डीप सी कोरल्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डीप सी कोरल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। डीप ड्यू टू एसिडिफिकेशन डीप सी कोरल्स में ब्लीचिंग होता है, कोरल ब्लीचिंग होता है, तो ये बेनिफिशियल नहीं है डीप सी कोरल्स के लिए। तो 3 तो नहीं है, तो ऑल नहीं होगी यहाँ पे। जो आपका ये सी स्टेटमेंट ये गलत होगी, ऑल नहीं होगी। और देखते हैं सी ग्रासेस। जी हाँ, सी ग्रासेस के लिए कई स्टार्टिंग में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्या होता है अधिक CO2 के इंटेक से एसिडिफिकेशन होता है, और अधिक CO2 के वजह से सी ग्रासेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
फोटोसिंथेटिक एल्गी, जी हाँ, इनके भी लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो हियर द आंसर विल बी दैट इज 1 and 2। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ ए रीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? हाइट अबव द मीन सी लेवल, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि जितने आप अबव जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। अगर आप किसी पहाड़ पे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होती है। तो जी हाँ, ये सही जवाब, ये तो होना ही था। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, यस ऑब्वियसली राइट। जैसे डिस्टेंस ऊपर, जैसे अगर ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक्स है, तो आपको हम सबको पता है कि ट्रॉपिक्स में डायरेक्ट सनलाइट जाती है। और अदर टेम्परेट रीजन, ये जो रीजन, ये टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में कम सनलाइट जाती है। तो एज तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, तो ये इक्वेटर पे, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर पे कितनी दूर है, कितनी, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही है। डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको रखते हैं प्रोक्सिमिटी विथ वाट मेजर वाटर बॉडीज, जी हाँ ये भी सही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि सी है तो इधर से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एक्सचेंज होती है। तो हाँ ये सही है। पर क्या इंटरनेशनल डेट लाइन का इसमें कुछ भी वैसा रोल है? अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाते, कॉमन सेंस लगाते, तो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या ले, कुछ भी लेना देना नहीं है वेदर और क्लाइमेट से, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक, तीन गलत है और तीन स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 3 गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सी दैट इज ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये क्वेश्चन है छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। The Chota Nagpur Plateau has been formed a continental uplift from forces acting deep। जी हाँ, ये तो सही होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट से हुआ है। तो द इंडो गंगेटिक प्लेन्स लाइज टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए इसके लिए पहले हम ये देखते हैं, जैसे ये हम प्रेस प्लेन का मैप बनाते हैं। सपोज दिस इज इंडिया, ओके। मैंने एक रफ ड्राइंग बनाई है, पहले तो इस पेन से लिखना मुश्किल हो रही है, उसके ऊपर भी एक रफ ड्राइंग बनाई, तो आई होप यू विल, आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंडिया है और यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ओके, दिस इज बीन छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो और ये जो रीजन है, ये गंगेटिक प्लेन्स है, इधर वेस्ट बंगाल और ये यूपी बिहार का रीजन। सो क्या क्वेश्चन पर, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स लाइज टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, नॉर्थ में इधर है, नॉर्थ में इधर है और ईस्ट में इधर वेस्ट बंगाल है। तो जी है, ये सही जवाब आंसर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सही आंसर है, ये भी सही सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस को देखिए, द कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू छोटा नागपुर। आप सबको ये काफी इजी सेंटेंस है एलिमिनेट करने। कृष्णा रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू साउथ इंडिया, इस रीजन में बहती है। इट फ्लोज इन साउथ इंडिया, नॉट इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो ये गलत हो जाएगा। तो ईयर बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आसान सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is are correct regarding the surrogacy regulation act? It prohibits both commercial surrogacy and, ये दोनों prohibits commercial surrogacy and altruistic surrogacy। तो क्या ठीक है, देखते हैं। It creates a national board to lay down and implement code and conduct of people working at IVF clinics। ये तो फिर सही है, एक कंडक्ट होता है पीपल के लिए जो IVF पे काम करते हैं। It intends to make genetic testing of embryo mandatory before implantation of benefit of the child born through assisted reproductive technology। तो intends to make genetic testing होती, जी हाँ, एम्ब्रायो का जेनेटिक टेस्टिंग होती है। अब देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कमर्शियल सेरोगेसी को प्रोहिबिट करती है। Now what is altruistic surrogacy? Where parents of the parents जो है वो सरोगेट का केयर करते हैं। they provide health insurance to surrogate HIV health insurance और प्रॉपर केयर, वो प्रॉपर सब कुछ देख रेख करते हैं सरोगेट से का टाइम। तो दैट इज अल्ट्रोसिक सरोगेसी, वेयर द कपल that is going for surrogacy is giving their time and care। सो ये होती है अल्ट्रोसिक काइंड ऑफ अल्ट्रोसिक सरोगेसी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और चलिए 10 लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 दैट इज रिवर्स फेसिंग हैवी पॉल्यूशन वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। देखिए रिपोर्ट्स जो है वो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, वो काफी से पूछते हैं रिपोर्ट से। सो आपको जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या फिर जो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वर्ल्ड के लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पब्लिश किए हुए रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग ने नहीं दिया था, डीआरडीओ ने नहीं दिया था। अगर यहाँ पे क्योंकि रिवर्स के बारे में तो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की भी थोड़ी सी आपको हालांकि मन में ये आ सकता है, पर ये इन्होंने भी नहीं दिया था, ये दिया था सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। सही जवाब होगा सेंट्रेंस डी, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी एफर्ट लगता है ऐसे वीडियोस को बनाने में। सो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा हमें, और ताकि ऐसे वीडियोस और भी ऐसे वीडियोस को आप तक पहुँचाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।